बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं CSF रनोरिया का टॉपिक। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी दफ़ा जो है पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से कि ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है कि बता दिया जाता है कि कोई ट्रॉमा के बाद पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज के साथ, या वो क्या कह देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज है ऑन बेंडिंग और स्ट्रेनिंग के हेड को बेंड करने पे या कोई स्ट्रेनिंग पे वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है। तो उससे आपने पिक कर लेना है ये CSF रेनोरिया का जो है डायग्नोसिस है। तो CSF रेनोरिया क्या होता है कि लीकेज ऑफ CSF इनटू द नोज़, कि नोज़ में अगर CSF लीक कर रहा हो तो वो CSF रेनोरिया है। CSF क्या होता है? CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो ब्रेन है, ब्रेन फॉर इंस्टेंस ये ब्रेन है, तो ब्रेन को मेम्ब्रेन्स ने कवर किया होता है। सबसे इनर मोस्ट होती है पिया माटर, फिर अराकनॉइड माटर और फिर ड्यूरा माटर। तो जो पिया माटर और अराकनॉइड माटर है, इसके दरमियान की जो स्पेस है इसको कहते हैं सब अराकनॉइड स्पेस। तो सब अराकनॉइड स्पेस में जो है ना CSF प्रेजेंट होता है। तो अब देख लेते हैं ये कैसे बन रहा है और किधर किधर इसकी सर्कुलेशन कैसे हो रही है। तो आपको पता है कि ब्रेन में जो है ना वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके कोरॉइड प्लेक्सस, इसमें लेटरल वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती हैं ना उसमें कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। तो कोरॉइड प्लेक्सस जो है ना ये बना रहे होते हैं CSF। तो ये लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फिर थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, और फिर उधर से जो है ना ये सर्कुलेट होके सब अराकनॉइड स्पेस में आ जाता है, यानी इस स्पेस में। और इधर से फिर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इसका रूट है। अब देख लेते हैं कि टोटल CSF वॉल्यूम कितना है। तो आपने याद रखना है कि टोटल CSF वॉल्यूम जो है ना बॉडी के अंदर वो होता है 90 to 150 ml। और ये CSF जो है ना ये 20 ml पर आवर के हिसाब से बन रहा होता है, 20 ml पर आवर, यानी कि एक दिन में 350 to 500 ml CSF रोज़ सिक्रीट होता है। लेकिन टोटल CSF वॉल्यूम होता है 90 to 150 ml, यानी कि एक दिन में 3 से 5 दफ़ा जो है ना ये रिप्लेस होता है CSF। और नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है? ये होता है 50 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, नॉर्मल CSF प्रेशर है 50 to 150 मिलीमीटर ऑफ H2O। अब देख लेते हैं कि जो CSF लीक कर रहा है नोज़ के अंदर उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रॉमा। अब ट्रॉमा एक्सीडेंटल भी हो सकता है और सर्जिकल भी हो सकता है। अब CSF ज़ाहिर सी बात है ये ब्रेन है, ब्रेन को मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ऊपर ये बेस ऑफ स्कल है, यानी कि जो बोन है स्कल की। तो अब कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो अगर इस बोन में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया है, तो CSF इधर से लीक होगा और फिर आना शुरू हो जाएगा नोज़ के अंदर। मैं अभी आपको जो साइड्स ऑफ लीकेज बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे लीक हो सकता है CSF। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होती है ट्रॉमा। ट्रॉमा एक्सीडेंटल भी हो सकता है और सर्जिकल भी हो सकता है। ठीक है, सर्जरी में कौन सी आ सकती है? फॉर इंस्टेंस सेप्टोप्लास्टी, के DNS का ऑपरेशन हो रहा था तो उसके दौरान जो रूफ है नेज़ल कैविटी की, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, वो डैमेज हो गई है, उधर से लीक कर गया है। या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के दौरान जो है वो ट्रॉमा हुआ, उससे लीक कर सकता है। या हाइपोफेसेक्टमी हो गई या पोलिपेक्टमी, पोलिप को निकालने के लिए, या कोई भी स्कल बेस्ड सर्जरी है तो उसमें ट्रॉमा होता है, तो इस केसेस में जो है ना CSF लीक हो सकता है नोज़ में। फिर अगली इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फ्लेमेशन, कि साइनसेस की कोई भी इन्फ्लेमेशन, जो पैरानेजल साइनसेस हैं। अब पैरानेजल साइनसेस क्या है? ये फॉर इंस्टेंस कोई बोन है तो बोन में एयर फिल्ड कैविटी होती है, उसको साइनस कहते हैं। तो पैरानेजल साइनसेस का कोई भी इन्फेक्शन होगा, फॉर इंस्टेंस के म्यूकोसील होती है। म्यूकोसील क्या होती है कि पैरानेजल साइनसेस को म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइन किया होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ने अंदर से लाइन किया हुआ है। तो अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे साइनोसाइटस हो जाता है, तो जो क्रॉनिक होती है, प्रोलॉन्ग चलती है, तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स की ना ऐसे ये फॉर इंस्टेंस म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी ऐसे आउट पाउचिंग हो जाती है और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये ऐसे सिस्ट सा बन जाता है, इसको कहते हैं म्यूकोसील। तो कोई भी साइनसेस की म्यूकोसील हो सकती है।
यहाँ कोई साइनोनेजल पोलिप हो सकता है, ठीक है। पोलिप भी इसी चीज़ को कहते हैं कि एडिमेटस जो है ना म्यूकोजल मेम्ब्रेन की एक आउटग्रोथ बन जाती है नॉन कैंसरस, उसको पोलिप कह देते हैं। तो म्यूकोसील हो सकती है, पोलिप हो सकता है, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है साइनसिस का, या ऑस्टियोमलाइटिस हो गया, बोन की डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो इन सारे केसेस में जो है ना जो बोन है उसमें डिफेक्ट आएगा, और बोन में डिफेक्ट आया सीएसएफ लीक होकर नोज़ में आ जाएगा। फिर कोई भी नियोप्लाज्म हो सकता है, कोई बिनाइन या मेलिग्नेंट कैंसर है कोई स्कल बेस का, तो उसमें भी हो सकता है सीएसएफ रेनोरिया। फिर कंजेनिटल लीजन्स आ जाते हैं कि कोई भी जैसे कि मेनिंगोएन्सेफलोसील या माइलोमेनिंगोएन्सेफलोसील के कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट था जिसके जिधर से मेनिंजेस और ब्रेन टिश्यू जो है ना हर्निएट कर रहा था, तो उस केसेस में भी आ सकता है। या इडियोपैथिक भी हो सकता है कि कोई कॉज जो है ना हमें नहीं पता चल रही सीएसएफ रेनोरिया की। तो अब देख लेते हैं साइट्स ऑफ लीकेज कि किधर किधर से लीक कर सकता है सीएसएफ। तो ये 4 साइट्स हैं टोटल। सबसे पहले फ्रंटल साइनस कि अगर इधर अब फ्रंटल बोन में इस जगह पे कहीं फ्रैक्चर हो गया है या कोई साइनस का इन्फेक्शन है जिसने इस बोन को इन्वेड किया और इरोड कर दिया इस बोन को, तो इधर ब्रेन है, ये सारा सीएसएफ इधर है, तो इधर से सीएसएफ लीक होके साइनसिस में आएगा, साइनसिस से लीक होके अब फ्रंटल साइनस मिडल मिएटस में खुल रही है तो इधर से नोज में आ जाएगा। ऐसे ही बाकी साइनसिस का भी है। तो फ्रंटल साइनस लीक हो सकती है, या इथमॉइड साइनस की लीक हो सकती है कोई, या स्फिनॉइड साइनस से लीक हो सकता है, या ये एक होता है यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू आ सकता है। अब आपको मिडल ईयर का स्ट्रक्चर पता है कि मिडल ईयर की जो रूफ होती है ना वो बना रही होती है टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन का कोई फ्रैक्चर हो गया तो ऊपर से जो है ना सीएसएफ वो आ जाएगा मिडल ईयर कैविटी के अंदर, और मिडल ईयर कैविटी आपको पता है कि उसको यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू वो कनेक्ट होती है नेजोफेरिंक्स से। तो पहले टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हुआ, सीएसएफ लीक हो गया मिडल ईयर में, मिडल ईयर कैविटी में, फिर उधर से यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू जो है ना ये आ गया नेजोफेरिंक्स में। तो ये यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू भी आ सकता है टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर्स में। तो इस इधर अब एक एमसीक्यू याद रखें कि एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं कि सेप्टोप्लास्टी परफॉर्म हो रही थी डीएनएस के लिए, तो अचानक से वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो गया, क्लियर वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज यानी सीएसएफ रेनोरिया शुरू हो गया, तो कौन सा बोनी पार्ट है जो इसमें ख़राब होगा, कौन सा बोनी पार्ट का नुकसान होगा जिसकी वजह से सीएसएफ लीक हो रहा है। तो आपने याद रखना है सेप्टोप्लास्टी डीएनएस के लिए होती है। तो इधर से अगर कर रहे हैं तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है सेप्टोप्लास्टी के दौरान वो डैमेज हो सकती है, तो उधर से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से सीएसएफ लीक कर सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेप्टोप्लास्टी के केस में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से जो है ना उसका डैमेज होगा और वो उधर से सीएसएफ लीक कर जाएगा। अब आगे देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे और डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं सीएसएफ रेनोरिया का। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होगा ऑन बेंडिंग और स्ट्रेनिंग। बेंडिंग का मतलब है कि हेड को बेंड करेंगे, या स्ट्रेनिंग कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है ना क्लियर वाटरी नेजल डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। इसके बाद 2 साइंस होते हैं ये सीएसएफ रेनोरिया में इंपॉर्टेंट, एक रेजर्वॉयर साइन है और दूसरा जो है हमारे पास डबल टारगेट साइन है। रेजर्वॉयर साइन क्या होता है, रेजर्वॉयर कहते हैं स्टोरेज को। अब जब बंदा रात को सो रहा होता है तो सीएसएफ लीक हो के साइनसिस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो जब वो उठता है और हेड को बेंड करता है तो वो सारा जो साइनसिस में पर्टिकुलरली स्फिनॉइड साइनस में जो भरा होता है सीएसएफ वो सारा नोज़ के थ्रू लीक हो जाता है। तो इसको इस साइन को कहते हैं रेजर्वॉयर साइन। दूसरा होता है डबल टारगेट साइन। ये होता है कि अगर सीएसएफ किसी ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो ट्रॉमा में बोन का फ्रैक्चर होता है तो साथ में ब्लड भी होता है, तो ब्लड मिक्स्ड सीएसएफ जो है ना उसके ब्लड हो जाता है मिक्स सीएसएफ के साथ। तो जब इस डिस्चार्ज को आप फिल्टर पेपर पे फिल्टर करते हैं तो एक सेंट्रल रेड स्पॉट ऐसे सा बन जाता है और साइड पे जो पेरिफेरली जो है ना हेलो सा बन जाता है, यानी कि सेंटर में रेड स्पॉट होगा जो ब्लड को शो करेगा और साइड पे जो है ना वो सीएसएफ को शो करेगा। तो ये साइन जो है ना इसको कहते हैं डबल टारगेट साइन। ये भी सीएसएफ रेनोरिया में होता है। फिर नेज़ल एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि किस साइट पे डिफेक्ट है, यानी किस साइट से लीकेज हो रही है उसको पता करने के लिए नेज़ल एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लैब टेस्ट कौन से कर सकते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक हैं और बहुत ज़्यादा किए भी जाते हैं सीएसएफ रेनोरिया को चेक करने के लिए।
तो इसमें दो प्रोटीन्स हैं, बीटा 2 ट्रांसफरिन और बीटा ट्रेस प्रोटीन। बीटा 2 ट्रांसफरिन जो है ना, ये एक प्रोटीन होता है, ये बॉडी में सिर्फ 3 ऐसी सिक्रीशंस हैं जिसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक तो CSF है, दूसरा एक्वस ह्यूमर है, और तीसरा जो है ना पेरीलिम्फ होता है जो इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। तो नेज़ल डिस्चार्ज में कोई भी किसी भी तरह का नेज़ल डिस्चार्ज है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उसमें बीटा 2 ट्रांसफरिन प्रेजेंट नहीं होगा सिवाय CSF डिस्चार्ज में। सिर्फ CSF डिस्चार्ज में जो है ना, नेज़ल डिस्चार्ज में बीटा 2 ट्रांसफरिन होगा, तो ये हाईली स्पेसिफिक है। इसके अलावा बीटा ट्रेस प्रोटीन भी होता है, ये कोरोइड प्लेक्सस बना रहे होते हैं, ये भी सिर्फ CSF में प्रेजेंट होता है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये दो प्रोटीन्स के नाम याद रखें, बीटा 2 ट्रांसफरिन और बीटा ट्रेस प्रोटीन। इसके बाद आ जाती है लोकलाइजेशन ऑफ साइट, कि कैसे पता चल सकता है कि किधर से लीक कर रही है, साइट ऑफ लीकेज। तो इसके लिए हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन किया जा सकता है, या MRI किया जा सकता है, या इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस स्टडी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि सब एराकिनॉइड स्पेस जो है उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है फ्लोरेसेंट डाई का, तो फिर उसमें बाद में इंट्रानेजली चेक करते हैं कि वो किस जगह से वो लीक कर रहा है, फ्लोरेसेंट डाई डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके अलावा CT सिस्टर्नोग्राम कर सकते हैं, इसमें भी इंट्राथीकल यानी सब रेकनॉइड स्पेस में इंजेक्शन लगाना होता है आयोहेक्सोल का, और फिर उसका CT स्कैन करते हैं, और फिर उससे जो है ना हमें पता लग जाता है कि किधर से लीक कर रहा है। तो इसके बाद आखिर में देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होती है CSF रेनोरिया की। तो ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि दो तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं, एक कंजर्वेटिव है और दूसरी जो है सर्जिकल है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये बहुत इजी है कि बेड रेस्ट का कहना है पेशेंट को, वो ज़्यादा स्ट्रेनिंग वाला काम ना करे, इसके बाद हेड को एलिवेट करके रखे, बेंड ना करे, स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं ताकि जो है ना स्टूल सॉफ्ट हो और स्ट्रेनिंग ना हो। तो अगर स्ट्रेनिंग होती है तो फिर उससे वाटरी डिस्चार्ज CSF रेनोरिया शुरू हो जाता है, तो उसको स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं। इसके अलावा पेशेंट को कहना है कि वो स्नीजिंग या नोज़ ब्लोइंग या स्ट्रेनिंग वाले काम ना करे, और एंटीबायोटिक्स देने हैं ताकि मेनिंजाइटिस ना हो सके, मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, और एसिटाजोलामाइड देना है। ये जो है ये डायूरेटिक होता है, CSF की प्रोडक्शन इससे कम हो जाती है। ठीक है, अब CSF ही कम प्रोड्यूस होगा तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है CSF रेनोरिया को। फिर दूसरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल अप्रोच। इसमें नाम याद कर लें, काफ़ी है कि 3 अप्रोचेज़ होती हैं हमारे पास। पहली होती है न्यूरोसर्जिकल अप्रोच, न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच, कि हमने ब्रेन की सर्जरी की है और जो डिफेक्ट है उसको हमने करेक्ट किया है। फिर दूसरी होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोचेज़। एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोचेज़ में हमने ब्रेन की सर्जरी नहीं करनी, हमने बाहर से एक्स्ट्रा ड्यूरली यानी कि एथमोइडेक्टमी या ट्रांसनेजल ट्रांससेप्टल स्फिनोइडेक्टमी, यानी कि नोज़ के रास्ते से जाना है और स्फिनोइड में जिधर जो है वो डिफेक्ट होगा उसको करेक्ट करना है, तो इसको कहेंगे ट्रांसनेजल स्फिनोइडेक्टमी, या कर सकते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एथमोइडेक्टमी। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एथमोइडेक्टमी क्या होती है कि ये फॉर इंस्टेंस आँख है, ये नोज़ है, तो ये जो आई का मीडियल साइड है इस जगह पे एक इंसिजन लगाते हैं और एक्सटीरियर से जो है ना इथमॉइड को साफ़ करते हैं, और जो भी डिफेक्ट हो ना उसको इथमॉइड साइनस को उसका डिफेक्ट को ठीक करते हैं। तो पहली अप्रोच थी न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच, फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोचेज़ हैं, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच। ये करते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में। ठीक है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के थ्रू करते हैं ये। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो जिस जगह पे लीकेज है, जिस जगह पे डिफेक्ट है बोन में, साइट ऑफ डिफेक्ट, वो हमने डिटेक्ट करना है कि आया वो कैरिब्रिफॉर्म प्लेट में डिफेक्ट है, या फ्रंटल साइनस लीक है, या स्फिनॉइड या एथमॉइड साइनस लीक है। अब हमें पता चल गया कि डिफेक्ट किधर है, तो ये बोन है फॉर इंस्टेंस, ये इधर एक डिफेक्ट आया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि एक ग्राफ्ट लेना है किसी भी फेशिया का, और वो ना साइनस के ये ग्राफ्ट जो है ना फेशिया का, वो जिधर डिफेक्ट है उसके इंटरनली लगा देना है। ठीक है, इंटरनली हमने ग्राफ्ट लगा दिया और एक्सटर्नली म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर लगा दी, म्यूकोजा। ठीक है, फिर बाद में इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस ग्राफ्ट को सर्जिसेल और जेल फोम की एक लेयर लगा देते हैं बाहर, और फिर आखिर में नेज़ल पैकिंग कर देते हैं, और ये एंटीबायोटिक में सोक करके ये नेज़ल पैक करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो।
तो 3 हमने सर्जिकल स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं। एक न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच है, फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच है, और फिर ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच है। तो इस वीडियो में हमने CSF रनोरिया का टॉपिक डिस्कस किया है। तो मेन पॉइंट जो है ना इसमें यह है कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज जो होगा फ्रॉम नोज ऑन बेंडिंग और स्ट्रेनिंग, ठीक है। और रेजर्वॉयर साइन और डबल टारगेट साइन आ रहा था हमारे पास। लैब टेस्ट जो स्पेसिफिक थे वो थे β2 ट्रांसफरिन और बीटा ट्रेस प्रोटीन। और लीक किधर से हो सकता है? फ्रंटल साइनस से लीक हो सकता है, एथमॉइड साइनस, फिनॉइड साइनस से, या यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू आ सकता है। और ट्रीटमेंट में एक कंजर्वेटिव आ गई थी और एक सर्जिकल।